हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में। तो आखिर इस टर्म का मतलब क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स देखने के लिए मिलेगी, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ एंड सैलरी। प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी फ़ायदा जो हमें मिलने वाला है। इन लिeu ऑफ का मतलब होता है किसी की जगह पर, इन प्लेस ऑफ सैलरी, यानी कि हमें सैलरी की जगह पर अगर कोई भी प्रॉफिट हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलता है तो हम उसे बोलते हैं प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। ऐसा प्रॉफिट जो हमें अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है सैलरी की जगह पर, वो होता है प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। अब इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में, और सेक्शन बोलता है कि इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो ये जो टर्म है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा वो इस सेक्शन में बताया गया है। एनी अमाउंट ऑफ एनी द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पेंसेशन। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आपको आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, यानी कि जहाँ पे आप अभी करंटली एम्प्लॉयड है, या फिर आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर, ऐसा एम्प्लॉयर जिसके पास आप पहले वर्किंग थे बट अब आपने उनकी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है, तो अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव होता है या तो आपके करंट एम्प्लॉयर से या फिर आपके लास्ट एम्प्लॉयर से, किस वजह से मिल रहा है, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका करंट एम्प्लॉयर या फिर आपके लास्ट एम्प्लॉयर ने आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया था और उस वजह से वो आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। सेकेंड पॉइंट में बोला कि अगर आपको, सेम पॉइंट है कि अगर आपको अपने करंट एम्प्लॉयर से या फिर आपको अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर, लास्ट एम्प्लॉयर से कोई भी अमाउंट मिलता है एज अ कॉम्पेंसेशन, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसने मॉडिफाई कर दी, यानी कि चेंज कर दी। अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सैलरी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो हमारा एम्प्लॉयर हमें कॉम्पेंसेट करता है कि भाई देखो मैं तुम्हारी सैलरी रिड्यूस कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारे वर्किंग आवर्स चेंज कर रहा हूँ, या किसी भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर चेंज होती है जिसकी वजह से हमारी जो सैलरी होगी पर मंथ की वो रिड्यूस हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक लमसम या फिर एक एनुइटी की फॉर्म में मैं तुम्हें कुछ कॉम्पेंसेशन देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। भाई मेरी सैलरी तो रिड्यूस हो गई, जो भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन थी वो चेंज हो गई जिसकी वजह से मेरा सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ा, तो मुझे नल करने के लिए, मेरे उस इम्पैक्ट को नल करने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ये कॉम्पेंसेशन दे रहा हूँ, और जो भी वो कॉम्पेंसेशन मुझे मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, और वो इस सेक्शन में टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए, एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर। अब उसने थर्ड पॉइंट में बोला है कुछ भी आपको मिले, किसी भी नाम से मिले, अगर आपको एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है लेकिन उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, तो वो क्यों नहीं इंक्लूड होगी। देखिए, अगर आपको ग्रेचुटी मिलता है और वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 के अंदर, हमें पता है ग्रेचुटी जो होता है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको एचआरए मिलता है तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर हमें कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाती है 10A में। कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन आपको पता है फुल्ली टैक्सेबल है। रिट्रेंचमेंट पे कॉम्पेंसेशन मिलता है तो वो कहाँ तक एग्जेम्प्ट होता है, 10B के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड से हमें कुछ भी पेमेंट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है 1013 के अंदर। स्टैट्यूटरी पीएफ से या फिर पीपीएफ से पैसा मिलता है, या फिर रिकॉग्नाइज पीएफ से मिलता है, टू द एक्सटेंट इट इज एक्सटेंट, तो जहाँ तक वो एग्जेम्प्ट होगा वो हमारा क्या है, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। बाकी जो ओवर एंड अबव है वो हमारा किस नाम से टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। तो मान लीजिए कि मुझे रिकॉग्नाइज पीएफ से पैसा मिलता है, तो हमें पता है कि जो 12% ऑफ सैलरी होता है वहाँ तक हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो इससे जितना भी अबव मिलेगा वो मेरा किस नाम से टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, कि सैलरी के बदले पर मुझे ये प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी पेमेंट फ्रॉम यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर मुझे कुछ भी पैसा मिलता है, और सच अदर फंड टू द एक्सटेंट टू विच इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द असेसी और इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई भी पेमेंट मिलती है यूआरपीएफ से, अब देखिए आपको पता है 4 तरीके के पीएफ होते हैं। एक होता है हमारा स्टैट्यूटरी पीएफ, एक होता है पीपीएफ, एक होता है आरपीएफ, और लास्ट में होता है हमारा यूआरपीएफ। तो ऊपर वाले तो आपको पता है, ये वाला फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ये वाला भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ये वाला पार्शियली एग्जेम्प्ट होता है, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी जितना एक्सीड होगा वो टैक्सेबल होता है। यूआरपीएफ के केस में क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। यूआरपीएफ के अंदर जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है।
तो आपको पता है कि जब आप यूआरपीएफ करते हैं तो यहाँ पे हमारा एटीसी के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती, यानी कि ये तो उसी ईयर में हमारा टैक्सेबल हो जाता है जिस ईयर में हमें पैसा मिलता है। तो जिस ईयर में मुझे सैलरी मिल रही है उसी ईयर में मेरा ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई एग्जेम्पशन तो मिला नहीं, सॉरी डिडक्शन तो मुझे कोई मिला नहीं एटीसी के अंदर, तो मेरी सैलरी जो थी वो फुली टैक्सेबल हो गई। बाकी रही बात इंटरेस्ट की, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, इसका हम कुछ भी नहीं करते यूआरपीएफ के केस में। अब मान लीजिए कि हमने यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा उसी ईयर में। अब मेरा जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसका क्या करेंगे कि जब मेच्योरिटी आती है या अगर हम इस कंट्रीब्यूशन में से पैसा विड्रॉ करते हैं तो मुझे 3 कंपोनेंट मिलते हैं, मेरे कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, मेरे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। तो ये तीनों अमाउंट क्या क्या करेंगे, तो देखिए मुझे मेरे जो कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट, ये दोनों कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट। तो उन्होंने यही बात यहाँ पे बोली कि अगर आपको कोई भी पेमेंट मिलती है यूआरपीएफ से और सच अदर फंड से, टू द एक्सटेंट टू विच इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द असेसी, यानी कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा उसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारा टैक्सेबल हो चुका है। और इंटरेस्ट और सच कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं करना, यानी कि हमें क्या इंक्लूड करना है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर हमें कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे नाम पे ले रखी है और मुझे उस पर कोई भी सम रिसीव होता है, अगर आपको पता होगा जब इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो उसमें कुछ बोनस पॉइंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो रिडम्पशन पे मेच्योरिटी अमाउंट हमें मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ बोनस। तो उसने बोला कि अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, इंक्लूडिंग कि अगर आपका कोई भी बोनस आपको रिसीव हो रहा है उस पॉलिसी के ऊपर, तो वो किस नाम से टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के नाम से टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड्स में। उसके बाद लास्ट पॉइंट उसने बोला एनी पॉइंट रिसीव्ड इन लमसम और अदरवाइज प्रायर टू एम्प्लॉयर और आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए हमारी एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर हमें कुछ मिलता है या फिर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद कुछ मिलता है, तो किसी भी वजह से मिले, लमसम मिले या फिर एनुइटी मिले, कुछ भी मुझे मिले, तो मुझे वो क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट मुझे एम्प्लॉयर से मिल रहा है मेरी एम्प्लॉयमेंट से पहले मुझे एम्प्लॉयर ने दिया या मेरी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, तो किस नाम से टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। अब देखिए यहाँ पे कोई टर्म्स डिफाइन नहीं है। अगर मान लो कि मुझे पोचिंग के लिए कोई अमाउंट मिलता है, पोचिंग आपको पता होगा कि क्या होता है, जब हम किसी कॉम्पिटिटर के, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ए का कोई एम्प्लॉय है जो बहुत एफिशिएंट है, कंपनी भी चाहती है कि इसका एम्प्लॉय मेरे यहाँ पर आकर काम करे, तो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपीज़ दूंगा, तुम मेरी कंपनी में आके काम करो, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा सैलरी दूंगा, उससे ज़्यादा कमीशन दूंगा, मैं तुम्हारी पीएफ में ज़्यादा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरे की कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पोच करते हैं, इसे बोलते हैं पोचिंग। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ इस एम्प्लॉय को मिलेगा, ये किस नाम से टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। अभी वो एम्प्लॉय तो नहीं बना, तो एम्प्लॉय बनने से पहले अगर वो उसको कुछ भी दे रहा है तो वो किस नाम से टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। सिमिलरली अगर जॉब छोड़ने के बाद बी कंपनी उसे कोई भी कॉम्पेंसेशन देती है तो वो भी प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो आई होप आपको इस टर्म का मतलब समझ आया होगा। थैंक यू।